सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ईजादात, इंकिशाफात, तख्लीकात का अमल चलता रहेगा। और 1000 साल पहले इंसान कहाँ खड़ा था, आज इंसान कहाँ खड़ा है। क्या एक मुसलमान, फिर दीन इस्लाम का आलिम, कुरान और हदीस पढ़ाने वाला, क्या इन जदीद उलूम, साइंसी उलूम, नए ईजादात, नई तख्लीकात, इनका इनकार कर सकता है? ये तो अंबिया के उलूम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लकड़ियों का इल्म अता किया। आपने किश्ती बनाई, अगर ये इल्म आपके पास न होता, आप इतना बड़ा जहाज कैसे बनाते? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा बनाना, ज़रा बनाना, लोहे के आलात बनाना, इसका इल्म अता किया। हज़रत सुलेमान को अल्लाह। और जो मदरसा बरसगीर में है, ये खुद 1857 से पहले बरसगीर में क्यों न था? और जो मदरसा बरसगीर में है, ये मदरसा बरसगीर से बाहर क्यों नहीं है? इस पर भी सोचना चाहिए। इस्लाम तो हर जगह है, उलमा तो हर जगह है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमदर्दी के जुमले मेरे सामने रखें। हम तो मदारस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम तो दीनी मदारस के फजला को मुख्तलिफ शोबों में खपाना चाहते हैं। हम तो दीनी मदारस के फजला को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं है। ये पेशावर शहर है जिसमें हम बैठे, यहां पर इस्लामिया कॉलेज है। जब इसका क़याम हुआ था तो इसका नाम दारुल उलूम अल इस्लामिया था, लेकिन सरकार ने उसका क्या हाल कर दिया। ये सरकारी मदरसा था, फिर इस्लामिया कॉलेज बन गया। आज दूसरे कॉलेज और उस कॉलेज में कोई फर्क है? बहावलपुर में नवाब बहावलपुर ने जिस जामे की बुनियाद रखी थी और जिसमें हजरत मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे के उलमा दर्स दिया करते थे, जब सरकार ने उस पर कब्जा किया, आज जरा पूछो तो सही, वहां दीनी इल्म का कोई नामो निशान है? तुम्हारे हाथों तो अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहां की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें? हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो मुमलकत के निजाम में रहना चाहते हैं। बंदूक है,
جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ تو دینی مدارس کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو قابو ہیں اور طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے۔ الٹی باتیں کرتے ہو۔ الزامات لگاتے ہو، ہمارے خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں۔ بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے اصطلاحات ہے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک جنگ ہے۔ اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، جدیدیت کے نام پر الحاد کا راستہ روکنا ہے، جدیدیت کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے۔ پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتم فاثبتوا۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو۔ سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم ڈٹے ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، اور تم نے یہ سبق نہیں پڑھا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ ہم تو قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تھکیں گے کب اور کیوں تھکیں گے؟ اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا، اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا، وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا۔ ہم نے فراخدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو مدارس
मदारस की वहदत को पारा पारा करने के जिम्मेदार बने थे और कहीं से फैज़याब हुए थे, हमने उनको भी कबूल कर लिया और हमने कहा आइए जहां चाहें करें। फिर ड्राफ्ट बना, और 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत हमने उसमें एक शक नंबर 21 का इजाफा किया और उस इजाफे के साथ हमने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हुकूमत ने तैयार किया और फिर वो हमारे पास भेजा गया। तमाम तंजीमात मदारिस दीनिया जिस मकतब फिक्र से भी मुताल्लिक़ थे, हम सब ने कबूल कर लिया और एक इत्तिफाक राय के साथ वो असेंबली में आया बिल की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो जो पार्लियामेंटेरियन कहलाती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कि जिसके चेयरमैन बनफ्स नफीस आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बराबर भुट्टो नहीं है उसके सदर, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी हैं। इत्तिफाक राय के साथ ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर वो असेंबली में पेश हुआ। पहली ख्वानदगी हो गई, दूसरी ख्वानदगी में रुक गया वो। किसी ने रोक दिया, हमने कहा छोड़ दीजिए। अभी जब 26वीं तरमीम पर बात हो रही थी तो हमने कहा जी वो एक ड्राफ्ट है जिस पर इत्तिफाक राय है, हम बगैर किसी तरमीम के उस मुत्तफ़क़ा ड्राफ्ट की बुनियाद पर चाहते हैं कि कानून साजी हो और वो बिल एक्ट बन जाए। तो अब भी हमारे मुज़ाकरात हुकूमत से होते हैं। अब भी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में है। दोनों ने एक फरीक बनकर हमारे साथ मुज़ाकरात किए। 1 महीना तक उन्होंने इस्लामाबाद में मुझे अंगेज रखा। एक सफर मैंने किया कराची में, बलावल हाउस में बावल भुट्टो साहब और उनकी टीम के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात हुए और 5 घंटे मुज़ाकरात के बाद ये बिल, इस पर भी बात हुई और इत्तिफाक राय हुआ। अगले ही दिन हम लाहौर आए, रायविंड में मियां नवाज शरीफ साहब के घर पर मीटिंग हुई। 5 घंटे की मीटिंग, वहां इत्तिफाक राय हुआ। उससे अगले दिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी को बुलाया, उनको पूरी तफसील के साथ उनसे आगाह किया। उन्होंने भी कहा भी कोई इतराज नहीं, लेकिन वो वोट देने के मूड में नहीं थे। ठीक, वो खामोश अपना वोट साइड पे रखना चाहते थे, अपने खास हालात की वजह से, फिक्री हवाले से नहीं। बल्कि मैं वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। डी सीट करार दिए गए आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। आदिल बाज़ई की अपील पर इब्तिदाई समाअत 9 दिसंबर को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। आदिल बाज़ई जो कोयटा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, ताहम उसके बाद
مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، جبکہ عادل بازئی کہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مفت ادویات کا پروگرام ٹاپ اپ میڈیسن فلاپ ہونے کا خدشہ، پنجاب کے مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی قلت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ٹیچنگ اسپتالوں کی او پی ڈیز اور انڈور میں ضروری ادویات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ محکمہ صحت اسپیشلائزڈ نے کمپنیز کے واجبات روک لیے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا آڈٹ سمیت مکمل چھانبین کے بعد واجبات ادا کر دیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔